हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो भाई सब? राम राम सबको, राम राम, राधे राधे। और बढ़िया हो सब दोस्तों। आपका जो पेपर फर्स्ट है और इसकी एक यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम, इसका एक पार्ट बी है पॉलिटी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसी पेपर की मैं आप लोगों के साथ में चर्चाएं कर रहा हूँ। पढ़ते रहा करो, साथ के साथ में वो टेस्ट भी दिया करो। और यदि आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड प्लस कोर्स अन अकेडमी पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं, मेरा राजेंद्र 10। नेक्स्ट मित्रों, अपन बात करें, कल अपन पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता। कल संविधान की विशेषता में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक विशेषता के बारे में, कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बारे में अपन ने कल चर्चा करी थी। तो पहली विशेषता मैं रिपीट कर देता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान। लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे, देखो बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने कल भी बताया था कि आर्टिकल 395 है मित्रों, भाग 22 हैं, अनुसूचियां 12 हैं, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी विशेषता, तो अगली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है। हमारे संविधान का क्या है? सार है। हमारे संविधान का पहला पेज है। पहला पेज है। समझो, जिस प्रकार से आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उस बुक में सबसे पहले एक इंडेक्स होता है, और उस इंडेक्स में आपको उस किताब में कितने लेसन हैं, उस किताब में कितने पेज हैं, कौन सा लेसन कितने से कितने पेज के बीच में है, तो आपको ये सब जानकारी उस किताब की पहला पेज जो प्रस्तावना है वो देती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें भी एक ऐसा पहला पेज है जिसको हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये पूरे संविधान का सार है। ये पूरे संविधान का क्या है? पहला पेज है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए प्रस्तावना क्या है, तो ये हमारे संविधान का सार है, पूरा सार तत्व है ये हमारे संविधान का। ये क्या है? पहला पेज है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रस्तावना में ये प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की, संविधान निर्माता
जो संविधान बनाने वाले हैं, संविधान निर्माता, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, विचारों की क्या है, कुंजी है, चाबी है, ये उनके विचारों की कुंजी है। तो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, कितने आर्टिकल, भाग डाले, उन सब का वर्णन आपकी इस प्रस्तावना में एक ही पेज में आपको देखने से मिल जाएगा कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ये सब पहले पेज जो अपनी किताब का इंडेक्स होता है ना, उस प्रकार इंडेक्स की तरह है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी इसकी विशेषता होगी दोस्तों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारा भारत कैसा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य दोनों का मतलब अलग अलग होता है, विशेषता एक है, मैंने आपको समझाने के लिए गैप दे दिया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। जनता क्या होती है, सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र में जनता क्या होती है, सर्वोच्च होती है। पहली बात, जनता सर्वोच्च होती है और शासन की अंतिम शक्ति भी जनता में है। शासन करने की अंतिम शक्ति, शासन करने की अंतिम शक्ति, शासन करने की अंतिम शक्ति भी किस में है, जनता में है। मतलब मैं ये बोलूं, आपने देखा होगा 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो अपन वोटिंग करते हैं और नेता जो भी हैं उनको जिता के कहाँ भेजते हैं, संसद में भेजते हैं या विधानसभाओं में भेजते हैं। वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपन सर्वोच्च हो गए, हमारे आगे पीछे हाथ जोड़ते घूमते हैं, साहब वोट देना, वोट देना, वोट देना। और जब वो 5 साल जीतने के बाद में अपना काम नहीं करते तो अपन क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, 5 साल का मेहमान है, 5 साल बाद में फिर तेरा इलाज कर देंगे। तो शासन करने की अंतिम शक्ति भी जनता में, अर्थात सरकार बदलने का काम कौन करती है, जनता करती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना, जनता करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोकतंत्र की बात करें कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। तो जनता सर्वोच्च होती है और इसमें शासन करने की अंतिम शक्ति जनता में होती है। और सिंपल भाषा में, लोगों का लोगों के द्वारा शासन, लोगों का लोगों के द्वारा शासन, लोगों का लोगों के द्वारा शासन। लोगों का लोगों के द्वारा शासन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सपोज करो ये आपके, मैंने बनाया संसद, यानी कि लोकसभा बना दी, ठीक है, और ये मैं हूं, यानी कि ये मेरा नाम है राजेंद्र, ये राजेंद्र है। अब आपने क्या किया, ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, इनने सबने मुझे वोट दिया, इनने सबने मुझे क्या दिया, वोट दिया, वोटिंग करी, मेरे को इनने जिता दिया और मैं जीत के कहाँ पहुँच गया, लोकसभा में पहुँच गया, मैं लोकसभा में पहुँच गया। इस लोकसभा में मैं क्या करूँगा, ये जो जनता है, ये जो जनता है, इस जनता की आवाज़ को उठाऊंगा, इस जनता की आवाज़ को इस लोकसभा में उठाऊंगा, इस लोकसभा में उठाऊंगा। इस लोकसभा में इस जनता को जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। यदि मैं जनता का काम नहीं करता हूं, इस जनता का मैं काम नहीं करता हूं, तो 5 साल बाद में क्या ये जनता मुझे वोट देगी, क्या नहीं देगी। जब मैं हार जाऊंगा तो क्या इस जनता की आवाज़ उठाऊंगा, क्या नहीं उठाऊंगा। तो जनता, लोग, यानी कि लोगों का लोगों के द्वारा शासन, अर्थात मैं इनका प्रतिनिधित्व कहाँ करूँगा, जनता कहती कि आप हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभाओं में करो, हमारी जो समस्याएं हैं उनको उठाओ। तो आपने देखा होगा जितने भी नेता हैं
वो सब लोकसभा विधानसभा में आपके क्षेत्रों के जो आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ पे आपने एमएलए का चुनाव में भाग लिया होगा, और जब भी अब आपको कोई समस्या होती है तो आप एमएलए साहब के पास जाते हो, एमएलए साहब बोलता है मैं विधानसभा में इस मुद्दे को उठाऊंगा। कोई सफाई का मुद्दा हो, कोई पानी का मुद्दा हो, कोई सड़क का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, तो वो आपकी आवाज़ को उठाते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य वो देश होता है, ऐसा देश जहां राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। समझ में आए ना? और हमारा देश पहली बार 26 जनवरी को गणतंत्र बना था। 26 जनवरी को पहली बार गणतंत्र बना, और इस 26 जनवरी को हमारे पहले प्रतिनिधि के रूप में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति। तो जिस देश में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसी व्यवस्था न होकर राजा के बेटे के स्थान पर कोई भी राजा बन सकता है। समझ में है ना? जैसे जिन क्षेत्रों में पहले राजा हुआ करते थे तो उनका बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी हुआ करता था, तो अब इस व्यवस्था को यहाँ पे क्या किया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इस प्रथा को खत्म करके कि राजा के जगह कोई दूसरा और भी राजा बन सकता है। ठीक है ना? तो वो देश कौन सा कहलाएगा? गणतंत्र। यानी देश का प्रधान कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। तो जिस देश में राष्ट्रपति का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, वो देश कैसा होता है? गणतंत्र होता है। तो हमारा भारत लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, इसलिए बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है अब आपका? क्लियर? नेक्स्ट, जो हमने ये राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति ये ब्रिटेन के सम्राट के समान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है संसदीय सरकार। अगली चौथी विशेषता आपकी है संसदीय सरकार या संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था चौथी हमारी संविधान की क्या विशेषता है? संसदीय व्यवस्था। क्लियर है? अब ये संसदीय व्यवस्था है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। संसदीय व्यवस्था में ये इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। इस प्रणाली में क्या होता है? इस संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति। अब आपको बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं होगा कार्यपालिका क्या होती है, तो चिंता मत करो दोस्तों, ये सब बताऊंगा। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका प्रधान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये मंत्रिपरिषद, जो आपकी ये मंत्रिपरिषद है,
ये सामूहिक रूप से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है परीक्षा में, संसदीय व्यवस्था की ये सबसे श्रेष्ठ विशेषता है बच्चों, ये सबसे श्रेष्ठ विशेषता है, ये आपको ध्यान रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से, यही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अब इनका मतलब क्या है आपके मन में? सर इसका मतलब ही समझ में नहीं आया होगा, आएगा भाई। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और एक राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इसका दोनों लाइनों का मैं मतलब समझाता हूँ, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, यदि किसी मंत्री ने, सपोज करो, यदि किसी भी मंत्री ने, यदि किसी भी मंत्री ने कोई भी प्रस्ताव रखा, कोई भी प्रस्ताव, प्रपोजल जो होते हैं वो प्रस्ताव रखा। अब ये प्रस्ताव गलती से अगर गिर गया, अगर ये प्रस्ताव गिर गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नाश हो जाता है। मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अगर सपोज करो ये मंत्री हैं और इनमें से इस मंत्री ने, सपोज करो ये राजनाथ जी हैं, राजनाथ जी ने कोई प्रपोजल रखा यहाँ पे और ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, गिर गया, समझ में आया ना? तो उस समय क्या होगा? ये मंत्री पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरे मंत्री खत्म हो जाएंगे, पूरी मंत्रिपरिषद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि विश्वास मत ही नहीं है। समझ में आया ना? मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। तब इसके लिए एक बात कही जाती है कि एक डूबता है तो सब डूबते हैं। एक डूबता है तो सब डूबते हैं, सब डूबते हैं। एक डूबता है तो सब डूबते हैं। समझ में आया ना? आपने सुना होगा कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। एक सुना होगा आपने, एक गाना आता है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो एक मंत्री यदि डूबता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही डूब जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। ये इसका मतलब होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्वता। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। अब आप सोच रहे हो सर इसका मतलब नहीं समझ में आया। भाई, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। गणेश जी के मंदिर में गए, पुजारी ने यदि आपको प्रसाद दिया तो आप ग्रहण कर लोगे। पुजारी ने प्रसाद ग्रहण दिया नहीं तो आप कैसे ग्रहण करोगे उसको? जब दिया ही नहीं तो कैसे ग्रहण करोगे? राष्ट्रपति ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। राष्ट्रपति चाहे
कि भाई अब इस मंत्री को हटाना है तो मंत्री हट जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रसाद का मतलब उसकी कृपा से काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखना है, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता ये है, याद रखना, संसदीय व्यवस्था की सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट विशेषता ये है। समझ में है ना कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और इस संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका की, याद रखना, संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है। निहित होती है। कार्यपालिका की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक की अगर मैं बात करूं, इस संसदीय व्यवस्था में वास्तविक रियलिटी की बात करूं, वास्तविक की बात करूं तो ये किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगर मैं वास्तविक शक्ति की बात करूं तो किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगर आपसे पूछे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका की संवैधानिक शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। जबकि संसदीय व्यवस्था में वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री में होती है, यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। अगली विशेषता है मूल अधिकार। जो भी आपकी विशेषता है वो आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, कौन से अनुच्छेद तक हैं? तो 12 से 35 तक हमको क्या मिले हुए हैं? मूल अधिकार मिले हुए हैं। मूल अधिकारों की अगर अपन बात करें तो मूल अधिकार देखो ये कैसे होते हैं? ये नकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। मूल अधिकार नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? क्योंकि याद रखना है ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य हैं। यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, तो ये वाद योग्य हैं, कोर्ट में जा सकते हो आप। मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। आपके इसीलिए कैसे हैं? ये नकारात्मक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये नकारात्मक होते हैं, ठीक है, याद रखना है। आपको पूछ सकता है मूल अधिकार कैसे होते हैं? नकारात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? वाद योग्य होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपात स्थिति में, आपात स्थिति में यानी कि आपातकाल में, आपातकाल में, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार आपके निलंबित हो सकते हैं। समस्त मूल अधिकार निलंबित, समस्त मूल अधिकार निलंबित। अधिकार आपके क्या होते हैं? स्थगित हो जाते हैं। स्थगित, मूल अधिकार स्थगित हो जाते हैं आपातकाल के टाइम में, ये आपको ध्यान रखना है।
समझ में है ना। और मूल अधिकारों को हमने कहाँ से ग्रहण किया? मूल अधिकारों की प्रेरणा, संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमने ये संविधान में कहाँ से शामिल किया? संविधान में हमने ये अमेरिका से ग्रहण किया है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। अमेरिका से क्या किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। और इसकी पूरी डिटेल में मूल अधिकार जब पढ़ाऊंगा तो पूरी आपको डिटेल बताएंगे। एक मैंने ब्रीफ बताया इसका, ये भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 है, नकारात्मक होते हैं, वाद योग्य होते हैं। आपातकाल में यानी कि आर्टिकल 352 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर ये सारे आपके क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरा, अब आगे की बात करूं मैं, अगली विशेषता है मित्रों आपको नीति निदेशक तत्व। जो भी विशेषता है अगली है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्वों की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक और वाद योग्य नहीं होते। वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज याद रखना है, ये राज्य को प्राप्त हैं, राज्यों को प्राप्त हैं। ये राज्यों को क्या है? ये प्राप्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नीति निदेशक तत्व किसको प्राप्त है? राज्यों को। और इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान, राज्य की स्थापना का प्रावधान, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करेगा? नीति निदेशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या है? इसमें प्रावधान है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का क्या है? इसमें प्रावधान है, यह आपको ध्यान रखना है। और ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया है, यह आपको ध्यान रखना है। इनको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और याद रखना, ग्रेनविल ओस्टिन ने नीति निदेशक जो तत्व होते हैं, समझ में है ना, नीति निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की आत्मा का है। यानी कि ग्रेनविल ओस्टिन ने इन्हें संविधान की क्या कहा है? आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज और ध्यान रखना, जो नीति निदेशक तत्व होते हैं और मूल अधिकार होते हैं, ये साधन और साध्य के रूप में होते हैं। यानी कि मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं कर सकते आप। जुड़े हैं, साधन साध्य के रूप में हैं, याद रखना, साधन साध्य के रूप में हैं। ये साधन साध्य के रूप में हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। हम इन्हें पृथक नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते, यह आपको ध्यान रखना है। तो नीति निदेशक तत्वों का मैंने आपको एक
खाका सा बनाया है। ये पूरा एक सार है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 सकारात्मक है, वाद योग्य नहीं है, राज्यों को प्राप्त है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। ये आयरलैंड से लिया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार नीति निर्देशक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साधन साध्य के रूप में है, समझ में आया ना, एक दूसरे से संबंधित है, इनको हम चलाकर भी पृथक नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो मित्रों, जो भी आपकी है नंबरिंग आप देख लेना। हमारे संविधान में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था। अब आप कह रहे होंगे सर एकीकृत क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है कि शीर्ष के ऊपर कौन है हमारे यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन आते हैं? हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट आते हैं, समझ में है ना। और हाई कोर्टों के नीचे कौन आते हैं? अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ क्या आते हैं? न्यायालय आते हैं। यह आपको ध्यान रखना। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं एकीकृत, कि जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, अर्थात पिताजी बैठे हुए हैं, फिर ये नीचे बेटे हैं, ये हाई कोर्ट है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं भारत में हाई कोर्टों में, वो साक्ष्य के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट शीर्ष पे है। इसका मतलब एकीकृत न्याय व्यवस्था है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? कि न्यायपालिका जो है हमारी है, इस न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से पृथक किया गया है। कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। कार्यपालिका से क्या रखा हुआ है? पृथक, स्वतंत्र रखा हुआ है, पृथक रखा गया है, रखा गया है, पृथक रखा गया है। इसको क्या रखा गया है? पृथक। ये आपको ध्यान रखना है। पृथक का मतलब यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, न ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगी। इसका मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि एक से बिल्कुल स्वतंत्र। तुम नहीं बोलते हो, आपके घर में रहते हो कि मैं तो मेरे घर वालों से स्वतंत्र हूँ, समझ में है ना, मैं तो मेरे घर वालों से स्वतंत्र हूँ। जब आप अपने घर वालों से स्वतंत्र हो जाते हो तो ऐसे ही न्यायपालिका है। और एकीकृत का मतलब होता है कि साहब मेरे घर में तो मेरे पिताजी की चलती है, तो वो एकीकृत हो गई। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया होगा, क्लियर है। और मित्रों, कोई भी यदि आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्स ज्वाइन करते हैं, नेट पेपर फर्स्ट, नेट पेपर सेकंड, ज्योग्राफी है मेरा सब्जेक्ट, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कोई भी कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप उसके लिए 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। और मैं आपको पेपर फर्स्ट UGC नेट JRF के लिए पेपर फर्स्ट प्लस कोर्स पे पढ़ाऊंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको, एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के लिए जुड़ना चाहते हैं, जो विद्यार्थी सेकंड पेपर के लिए जुड़ना चाहते हैं, एक ही फीस में दोनों पेपर आपके कवर होंगे। ज्योग्राफी भी कवर होगी, पेपर फर्स्ट भी कवर होगा। तो एक ही फीस में दोनों पेपर हम आपको कवर करवाएंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो अहोभाग्य या सौभाग्य हमारा होगा कि हम हमारे ज्ञान से आप लोगों को पोषित या सिंचित कर सकें, और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। तो दोस्तों याद रखना, रेफरल कोड के लिए राजेंद्र 10। आप सभी का दिन शुभ रहे मेरे मित्र। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।